हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और इस वीडियो से हम अपना सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। अपने सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी विद्युत विभव और धारिता। बेटा सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली बस विद्युत विभव और विभवांतर की बेसिक जो है वो जानकारी लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए आपको ध्यान होगा हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ी थी, वो था ताप यानी टेम्परेचर, और एक चीज पढ़ी थी ऊष्मा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हीट। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था कि ताप एक ऐसा कारक है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ फैक्टर विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी उसको कौन बताएगा, टेम्परेचर बताता था। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में जो काम ताप का होता था वहां पर वही काम यहां पर होगा विभव का, ठीक है। और जो काम वहां ऊष्मा का होता था वही काम यहां किसका होगा, आवेश का। आवेश मतलब चार्ज, ठीक है। विभव मतलब पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां हम ये बोलेंगे कि भाई विभव, विद्युत विभव, कौन सा विभव, विद्युत विभव, है ना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पे मैं अगर विभव या विभवांतर बोलूंगा उसका मतलब विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर से होगा, ठीक है। तो विद्युत विभव एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फैक्टर विच इज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि ध्यान रखना, जैसे ऊष्मा उच्च ताप से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती थी, ऐसे ही अपना जो चार्ज है, ठीक है ना, उसका फ्लो भी कहां होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही अपने आवेशों का प्रवाह होगा। सर कब तक होगा भाई, ये कब तक, ये इसका फ्लो कब तक होता था भाई, ऊष्मा कब तक प्रवाहित होती थी, जब तक कि दोनों तरफ ताप क्या ना हो जाए, समान। ऐसे ही आवेश भी कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों तरफ ना, जिस तरफ से आवेश आ रहा है और जिस तरफ आवेश जा रहा है, यहां दोनों का जो है पोटेंशियल, विभव जब तक समान ना हो जाएगा तब तक आवेश क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। क्या इतनी बात आ गई समझ में। देखो आगे बढ़ते हैं, हम विद्युत विभव के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ए का विभव है वी और बी का विभव है वी, ठीक है ना। अब जब इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक है ना, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर निकाल लेंगे, वही क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। भाई सीधी सी बात है कि दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो बिंदुओं के, दो पॉइंट्स के विभवों का अंतर क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा। लेकिन ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका जो है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान रहे हैं अगेन कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और पॉइंट बी। मैं किसी टेस्ट चार्ज को, है ना, टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, और ये आपको पता है कि परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। किसी धनात्मक आवेश को, यानी या किसी परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके जा रहा हूं, इसमें दो कंडीशन है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो क्या है कि परीक्षण आवेश को जब मैं ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0, यानी इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। यानी कि नेट बल, ठीक है ना, नेट फोर्स इस चार्ज पे क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसे बहुत धीरे 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 लेके जाएंगे, काफी देर में लेके जाएंगे। यानी कि यहां से यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हम लेके, इनफाइनाइट पॉइंट्स के थ्रू हम लेके आएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? अनंत बिंदुओं से होता करते हुए लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे, ऐसे नहीं अचानक उठा के यहां रख दिया, नहीं, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। यानी कि यहां से यहां तक लाने में इसका जो मोशन होगा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है ना, त्वरित गति नहीं होगी। पूरी यात्रा के दौरान पूरी डिस्टेंस पे स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक कंडीशन तो ये है, क्लियर है। दूसरी बात, सेकंड कंडीशन ये है कि हम यहां से यहां तक ए से बी तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल एजेंट करेगा, यानी बाह्य कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र नहीं करेगा। भाई ये एक विद्युत क्षेत्र है पूरा ना, यहां से यहां तक लाने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसकी गणना जो होगी वो हमारे द्वारा किए गए कार्य, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा किए गए कार्य की गणना होगी। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य की गणना नहीं होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट यानी कि बाह्य कारक के द्वारा, यानी हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के कैसे होगी? विपरीत दिशा में होगी। या मैं ये कह लेता हूं कि यहां पर हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र के कैसे होगी? विपरीत दिशा में होगी। बात आ गई क्या समझ में? विद्युत क्षेत्र है, दो बिंदु हैं ए और बी, बिंदु ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें एक टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को लेके आना है, और लेके आने में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे। और कैसा कार्य करेंगे कि इस प्रकार से कार्य करेंगे, इस प्रकार से बल लगाएंगे कि नेट बल हमारे द्वारा लगाया गया बल और विद्युत क्षेत्र जो बल लगा रहा है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगा रहे हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया बल और विद्युत क्षेत्र का जो बल है उसका रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि नेट फोर्स क्या रहे? इस पे जीरो रहे, जिससे एक्सेलरेशन क्या रहे? जीरो रहे। और ये आवेश बिना त्वरण के नॉन एक्सेलरेटेड मोशन करे, यानी इसकी स्पीड या इसका वेग जो है परिवर्तित ना हो। समझ में आ गई बात? अब इन सब बातों को कंसीडर करते हुए मान लेते हैं कि ए से बी तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है? WAB, ठीक है ना। यानी अब ध्यान देना, क्यू नोड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ है, कितना कार्य किया है? बाह्य कारक ने, एक्सटर्नल एजेंट ने, WAB। तो बेटा यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा? WAB अपॉन क्यू नोड। और यही वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन ऑन पर यूनिट, ध्यान दे लेना, वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम to bring it from point A to B in a electric field, ठीक है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को, एकांक परीक्षण आवेश कह लीजिए या एकांक धनावेश कह लीजिए, एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। बात आ गई क्या समझ में? सर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो, विद्युत विभवांतर ही तो निकाल रहे हो, या विभव का अंतर ही तो निकाल रहे हो, तो क्यों ना इसे VA माइनस VB क्यों ना लिख दिया, इसे VB माइनस VA ही क्यों लिखा? तो बेटा सिंपल सी बात है, हम A से B की तरफ लेके आए हैं, A से B पर लाए हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स इट। क्या कर रहे हैं? अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, क्या आ गया? विद्युत विभवांतर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। अब देखो, हमने विभवांतर निकाल लिया, ठीक है ना, हमने क्या निकाल लिया? विभवांतर निकाल लिया। अब एक अजम्पशन की गई,
एक कल्पना की गई कि अगर हम ये जो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से स्टार्ट ना करके विद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं से स्टार्ट करते, यानी कि बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है, 0, यहां विद्युत क्षेत्र कुछ है, विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित किसी बिंदु से इस परीक्षण आवेश की गति को प्रारंभ कराते और कहां तक लेके आते इसे, पॉइंट बी तक। यानी मैं ये कह रहा हूं अब की बार अपना पॉइंट ए कहां है, अनंत पर, और पॉइंट बी तो जहां था वही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा भाई पहले हम क्या लिख रहे थे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोड, अब उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नोड। क्लियर है क्या? अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये वी बी माइनस वी ये था ना, तो ये वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी इनफाइनाइट। और बेटा इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा नहीं, एक्चुअल में माना गया है। ठीक है ना, अपनी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अनंत पर विद्युत विभव को क्या माना गया है, 0 माना गया है। तो अनंत पर विद्युत विभव को 0 माना गया है। देखो क्यों माना गया है ना, आज जैसे मैं भी अगर क्लास के 2 बच्चे से कहूं कि भाई ये जो नरेश है ये थोड़ा सा शक्तिशाली है, अब मुझे क्या पता नरेश शक्तिशाली है या नहीं है। ठीक है ना, मान लो 3 बच्चे हैं ए बी और सी, मैं ऐसे कह दूं यार बी थोड़ा सा पावरफुल है। बी पावरफुल क्यों है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि यार ए थोड़ा सा क्या है, कम पावर वाला व्यक्ति है, कम ताकतवर है। यानी मैंने बी की क्षमता को कैपेसिटी को किससे कंपेयर किया, ए से कंपेयर करके ही मैंने बी की कैपेसिटी निकाली। इसी प्रकार हम देखो विभव का सीधा सीधा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, विभव को जब हम कैलकुलेशन में ला रहे हैं, विभव जब किसी बिंदु पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्या कि अगर इसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट से ना लेकर के इनफाइनाइट से लाया गया होता तो क्या होता। तो इस अजम्पशन पे अपने ये कैलकुलेशन बेस है। समझ में आ रही बात? देखो अगर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाएंगे, ठीक है ना, तो हमें विभवांतर मिलेगा कहां का, इस बिंदु का और इस बिंदु के मध्य। चूंकि इस बिंदु पर विभवांतर 0 है, ध्यान देना, इस बिंदु पर विभव 0 है, सॉरी इस बिंदु पर क्या है, विभव 0 है। हम अनंत से, ध्यान दे लेना, हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक आवेश को लेके आ रहे हैं और अनंत पर विभव क्या है, 0, और यहां पर विभव क्या है, VB। तो इन दोनों का जो विभवांतर होगा असल में उसकी वैल्यू इस विभव के बराबर ही तो आएगी। यानी अगर मैं इस बार विभवांतर निकालूं, जैसे लिखा है VB माइनस V इनफाइनाइट, तो VB माइनस 0 क्या आया, VB, यानी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू वही आई है जो इस पॉइंट B पर विभव था। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम अनंत से किसी बिंदु तक लेके आएंगे और तब गणना करेंगे तो उस बिंदु पर जहां पर हम अनंत से आवेश को ला रहे हैं, अनंत से आवेश को जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव का मान आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां से देखो विभवांतर और विभव में अब डिफरेंस देखो आप। विभव क्या होगा, अनंत से, ध्यान दे लेना, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। दोबारा सुन लो, अनंत से, ध्यान दे लेना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। यही अपना बिंदु अगर विद्युत क्षेत्र में आ जाता, तो विद्युत क्षेत्र में आ जाता तो अपना एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता, तो वो क्या होगा, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। क्या बात आ गई क्या समझ में? तो ये जो सारी अपन ने चर्चा की, इससे 2 चीजें निकल के आती हैं सिर्फ, क्या,
वो देखते हैं अभी कि अगर हम किसी आवेश Q नोड को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करते हैं तो एकांक आवेश पर किया गया यही कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन अगर हमें किसी बिंदु पर कोई सर्टेन एक पॉइंट है P, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है और एक सर्टेन पॉइंट है P, तो अगर हम अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहां तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, किसको, परीक्षण आवेश को, तो इस परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य कितना होगा, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, P पर ला रहे हैं, तो इस एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य कितना होगा, W इनफाइनाइट P अपॉन Q नोड, और ये क्या होगा, इस बिंदु P पर विभव का मान होगा। क्लियर है क्या, ध्यान रखना, WAB बाई Q नोड क्या हो गया, VB माइनस VA, और W इनफाइनाइट P अपॉन Q नोड क्या हो गया, VP। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम विद्युत विभवांतर की गणना कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन करेंगे और इस वीडियो को फिनिश करेंगे। इसके आगे का टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र है अपने पास, और यहां एक पॉइंट है B और यहां एक पॉइंट है A। यहां पर एक परीक्षण आवेश है Q नोड। ठीक है, अगर यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना है E, तो भाई ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो F की वैल्यू बेटा क्या होती है, QE। बट अपने पास चार्ज कितना है, Q नोड है, तो हम क्या लिखेंगे, Q नोड E। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहां भी वेक्टर लगा देंगे और इधर भी वेक्टर लगा देंगे। क्लियर है, तो हमने क्या निकाल लिया, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश जो कि कहां पर है, पॉइंट A पर है, इस पर लगने वाला बल निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को बहुत धीमे 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 कहां लेके आएंगे, पॉइंट B पर लेके आएंगे, और इस प्रकार से लेके आएंगे कि इस परीक्षण आवेश पर नेट फोर्स कितना होगा, 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब V क्या होगा, नियत, कांस्टेंट। इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू किसके हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्ज पे, उसके इक्वल हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाएंगे तो अपना जो कार्य होगा, अपना जो वर्क होगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो अपन जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। क्लियर है, देखिए तो भाई F वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस, देखो FE की वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, Q नोड E वेक्टर। क्या इतनी बात आ गई क्या समझ में, बोलो भाई, क्लियर है क्या। आगे देखो, मान लेते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उससे इस टेस्ट चार्ज को किसी स्मॉल डिस्टेंस dr तक डिस्प्लेस किया है। ठीक है ना, कितनी दूरी तक विस्थापित किया है, dr दूरी तक विस्थापित किया है। सर ऐसा क्यों किया, बेटा ऐसा इसलिए किया है कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, हम इसे क्या मान रहे हैं, वेरिएबल मान रहे हैं। अब अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट नहीं है तो चार्ज की पोजीशन चेंज करने पर, आवेश की स्थिति को विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित करने पर विद्युत क्षेत्र के
द्वारा इस आवेश पर लगाए जाने वाले बल का मान भी बदल जाएगा। भाई कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और है, कहीं कुछ और है। आवेश यहां होगा तो बल कुछ और लगेगा, आवेश यहां होगा तो बल कुछ और लगेगा, आवेश इधर है तो कुछ बल और लगेगा, यहां पर है तो बल कुछ और लगेगा। तो परिवर्ती बल है एक प्रकार से ये, और परिवर्ती बल द्वारा कार्य की गणना करने के लिए हम पहले एक स्मॉल डिस्टेंस तक यानी कि एक अल्प विस्थापन तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालते हैं। इसीलिए हमने माना कि हम इस बल के द्वारा जो है आवेश को एक छोटी दूरी dr तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया अल्प कार्य है ना, स्मॉल पीस ऑफ वर्क कितना होगा, F डॉट dr। क्या होगा भाई, F डॉट dr। तो बेटा ऊपर अपने पास F वेक्टर की वैल्यू है, तो F वेक्टर की वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का Q नोड E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है क्या? ठीक है। देखिए हमने अल्प विस्थापन में किया गया कार्य निकाला है, लेकिन अगर हम इसे पूरा विस्थापित कर रहे हैं ना, फुली डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, कहां से, A से B तक, A से B तक ला रहे हैं, तो कंप्लीट वर्क कितना होगा, इंटीग्रेशन A टू B माइनस Q नोड E डॉट dr। क्लियर है? अब हम कहां से कहां तक लाए हैं इसे, A से B तक लाए हैं, तो हम इसे यहां पर जो W है उसको लिख देते हैं WAB। बेटा Q नोड A से B तक जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज अगर गतिमान है तो भी उसकी वैल्यू वही है, स्थिर है तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। Q नोड को यहां डिवाइड किया, भाई बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, तो WAB अपॉन Q नोड, इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस E डॉट dr A टू B। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि WAB बाई Q नोड क्या होगा, दोनों बिंदुओं, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बिंदुओं का विभवांतर, यानी इसे हम लिख देंगे VB माइनस VA। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr। तो बेटा ये आ गई विभवांतर की गणना। इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज करो कि ये जो अपना पॉइंट A है ना, ये पॉइंट A, ये यहां ना होकर के, विद्युत क्षेत्र में ना होकर के कहां होता, इनफाइनाइट, यानी विद्युत क्षेत्र से बाहर होता, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता, 0। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, अनंत। यानी कि हमारा जो पॉइंट A है ना, वो कहां होता, अनंत पे। और ये जो पॉइंट B है, इसे अब B ना मान करके मान लेता हूं एक सर्टेन फिक्स पॉइंट मान लेता हूं, कोई है निश्चित बिंदु P, कोई ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है P, तो B को हम मान लेते हैं P पर। तो इस कंडीशन में ध्यान दे लेना, इस कंडीशन में अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो क्या होता, V, B के प्लेस में मैं क्या लिख दूं, P माइनस V इनफाइनाइट माइनस E डॉट dr। कहां से कहां तक लाए हैं, अनंत से पॉइंट P तक लाए हैं, और अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0। तो ये आ गया Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पॉइंट P E डॉट dr। क्लियर है क्या, बात आ गई क्या समझ में, ठीक है ना। यानी कि अगर अपना बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अनंत पर होगा तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी अभीष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस अभीष्ट बिंदु पर विद्युत विभव के मान को प्रदर्शित करता है, और जिसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन E डॉट dr। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन
अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो विद्युत विभव, विभवांतर, इसके बारे में जो एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बिंदु आवेश के कारण, है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आई है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।